हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। ग्रुप थ्योरी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन ग्रुप यानी कि क्रमचय ग्रुप। परिभाषा से शुरू करते हुए उसके उदाहरण, उसके जुड़े हुए बहुत सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रमचय की बात करें तो क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक परिमित समुच्चय कंसीडर करना है। परिमित समुच्चय से मेरा मतलब है जिसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित हो, फाइनाइट हो। तो सबसे पहले हमें एक परिमित समुच्चय कंसीडर करना है। तो देखिए, किसी परिमित समुच्चय S से स्वयं पर परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन को क्रमचय कहते हैं। यानी किसी फाइनाइट सेट से सेल्फ पर डिफाइन होने वाले 1-1-on-2 फंक्शन को क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है ना। ए फंक्शन विच इज 1-1 and on2 फ्रॉम ए फाइनाइट सेट S टू इटसेल्फ इज सेड टू बी परम्यूटेशन। अब एकेकी और आच्छादक फलन किस तरह से होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई दो सेट हैं। इस सेट का नाम है A, इस सेट का नाम है B। A से B पर कोई फंक्शन डिफाइन है F। तो F फंक्शन 1-1 होगा यानी कि एकेकी होगा अगर यहां के हर अवयव की आगे अलग इमेज हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट है तो उसकी इमेज भी आगे डिफरेंट होगी, तब हम किसी फंक्शन को कहते हैं 1-1। तो ये जो है डायग्राम, ये 1-1 फंक्शन को डिनोट करता है। इसमें हो सकता है आगे कोई एलिमेंट ऐसा बच रहा हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। 1-1 के लिए जरूरी है यहां के हर एलिमेंट की जो डिफरेंट है आगे इमेज भी डिफरेंट मिले। दूसरा है on2। तो on2 फंक्शन सेम टू सेम A से B हमने मान लिया कोई फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन का नाम है F। कुछ एलिमेंट के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे किसी एलिमेंट की इमेज इस प्रकार से मान लो, इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि यहां वाले सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज A में एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब यहां मिलने वाला हर एलिमेंट A के किसी एलिमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये डायग्राम है on2 का। देखो 1-1 में अगर यहां कोई एलिमेंट बच भी रहा है रेस्ट तो ये फंक्शन 1-1 है, लेकिन on2 में यहां कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं 1-1-on2 फंक्शन किस तरह से होते हैं। तो कोई ऐसा फंक्शन जो किसी फाइनाइट सेट से उसी सेट पे डिफाइन हो और वो 1-1-on2 हो, ऐसे फंक्शन को हम परम्यूटेशन कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। तो देखो इसको नोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे किया जाता है। तो लगाइए संकेत, संकेत लिख दीजिए। संकेतन मतलब है नोटेशन से। इसको किस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे मान लो आपके पास पहले सेट में यानी कि जो सेट आपके पास S है उसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो x1, x2, x3 कुछ एलिमेंट मान लेते हैं। उनकी इमेज किसी फंक्शन f के लिए हम क्या बोलते हैं, f(x1), f(x2), f(x3). मैंने कोई 3 एलिमेंट मान लिए एक बार के लिए। अब f है वो S सेट से इसी सेट के ऊपर 1-1-on2 है यानी कि वो क्रमचय है। तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो उसको लिखा जाता है इस तरह से कि ऊपर तो आप लिख दीजिए जो एलिमेंट्स हैं, नीचे लिख दीजिए उनकी इमेज को, यानी f(x1), f(x2), f(x3). यदि उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो ये क्रमचय और लेंदी हो जाएगा।
x4 x5 x6 इस तरह से, और नीचे उनकी इमेज होगी। तो समझना क्या है, ऊपर एलिमेंट है, नीचे उसकी इमेज है। सेट सेम ही होगा, S से S पर ही डिफाइन होगा वो फलन जो कि क्रमचय होता है। तो देखो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं कि मान लो समुच्चय जो आप ले रहे हो वो तो है S, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है x1 x2 ऐसे करके मैंने xn तक डिनोट कर दिया, तथा फलन f S से S पर एक एक की आच्छादक है। ठीक है, तभी तो क्रमचय होगा। तब क्रमचय f को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अगर फाइनाइट सेट S इस प्रकार से है, f S से S पर एक एक की आच्छादक है, तो फिर f क्या बन गया, क्रमचय। और उस f को लिखा जाता है इस प्रकार से, x1 x2 x3 भी दिखाना चाहें तो लिख दीजिए, और ये xn, और उनके नीचे उनकी इमेज आ जाएगी। तो समझना भी हमें ये है कि ऊपर आ रही है वो तो एलिमेंट्स है, और उनके नीचे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो उनकी इमेज है, प्रतिबिंब है। तो परम्यूटेशन को इस प्रकार से नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। समझ गए हैं? नेक्स्ट देखो हम इसका कोई एग्जांपल देखेंगे। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। क्रमचय का उदाहरण देख लीजिए पहले। जैसे कि कोई सेट हमने मान लिया, माना S इक्वल्स टू 1 2 3, मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तथा F S से S पर कोई क्रमचय है। ठीक है ना, F S का क्रमचय। आप ये भी कह सकते हैं इस बात को कि S तो ये सेट है और F S का कोई क्रमचय है। तब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 1 2 3। अब चूंकि वो S से S पे डिफाइन है तो इमेज भी इन तीनों में से कोई ना कोई होगी। ठीक है ना, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 की इमेज 2 कर दी, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे क्रमचय कितने बन सकते हैं, सवाल ये बनता है ना कि भाई इनके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता था। ये तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक परम्यूटेशन, एक क्रमचय हो गया। अब कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखो, यदि परिमित समुच्चय S में n अवयव हैं, तब कुल क्रमचयों की संख्या हो सकती है n फैक्टोरियल। यानी अगर S में जैसे अब 3 अवयव हैं तो कुल कितने क्रमचय पॉसिबल हैं, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। अगर S में n अवयव हैं तो कुल कितने बन सकते हैं, n फैक्टोरियल। S में 4 अवयव होंगे तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। इस तरह से आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या पे डिपेंड करेगा कि कुल क्रमचय कितने होंगे। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट S be n, then total number of permutation is equal to n फैक्टोरियल। इस तरह से आप क्रमचयों की कुल संख्या को डिनोट कर सकते हैं। अब देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको, इन 1 2 3 से वो 6 परम्यूटेशन कौन से होंगे। यानी हमने जो समुच्चय लिया है S, उसमें हमने एलिमेंट रखे हैं 1 2 3। तब पॉसिबल सभी क्रमचयों को डिनोट करना चाहेंगे अपन। तो देखना
एक क्रमचय तो ऐसा बना देते हैं जिसके अंदर सभी एलिमेंट अपनी ही इमेज हो, एक बन गया। दूसरे के लिए आप ऐसा कर दो, ऊपर तो ये एलिमेंट हमेशा इसी सीक्वेंस से लिख देना है, 1 के नीचे 1, इनको इंटरचेंज कर दो, 3 2 हो गया, 2 बन गए। ऊपर वही 1 2 3, इस बार करो 2 के नीचे 2 फिक्स कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। वैसे ही 1 2 3 के नीचे 3 कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो। ये सभी क्या है, जैसे इस परम्यूटेशन का मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ऐसे सभी का मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। और देख लेते हैं अपन कि वो 6 कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो 1 के नीचे 2 कर दो, और इनको अगर अपन 3 1 कर दें, देखो ये रहा 2 1 3, इनको इंटरचेंज कर दिया इस बार, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3, देख लो उनमें से कोई बना हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे ये 3 है और इनको इंटरचेंज कर दें, तो देख लो सभी डिफरेंट हैं। आपको ये देखने हैं 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1, 3 1 2, 2 1 3, 2 3 1, सभी का मीनिंग अलग अलग है। और टोटल कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है टोटल 6 परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, और वो आपके सामने है। इनका सभी का हो सकता है नाम अलग अलग हो, नोमेनक्लेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये कुल 6 परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। कब, जब एस के अंदर 3 अवयव हों, 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 बनाए जा सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया आपके पास कि पॉसिबल सभी परम्यूटेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचयों के प्रकार, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तत्समक क्रमचय। सबसे पहले तत्समक क्रमचय, तो उसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन एक ऐसा परम्यूटेशन जिसमें अवयवों का प्रतिबिंब भी वो स्वयं ही हो, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो, वो परम्यूटेशन आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा था ना 1 2 3, तो 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि हर अवयव अपनी ही इमेज है, तो ऐसे परम्यूटेशन को कहा जाता है तत्समक। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं अपन। ऐसा क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो, यानी हर एलिमेंट की इमेज भी वो सेल्फ ही हो। तो फॉर एग्जाम्पल यही लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे f बराबर है, मान लो 1 2 3 4, कितना भी लेंथी ले सकते हैं, मान लो 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से एक ऐसा क्रमचय जिनकी इमेज भी वो सेल्फ हो, ये होता है तत्समक क्रमचय। फिर आता है प्रतिलोम क्रमचय। एक चीज ध्यान रखना कि तत्समक क्रमचय को I से डिनोट कर देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं इज इक्वल टू I, क्योंकि सिंबल है आइडेंटिटी से, तो ये I से डिनोट किया जाता है। फिर आता है प्रतिलोम क्रमचय, यानी इनवर्स परम्यूटेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या देखना, किसी क्रमचय f का प्रतिलोम क्रमचय G कहलाता है। दूसरा नाम दे दिया मैंने, क्रमचय G कहलाता है यदि
अब इसका मतलब है f को g से गुणा करने पर अगर आइडेंटिटी बन जाएगा तो हम कहेंगे g f का इनवर्स परम्यूटेशन है। बहुत सिंपल है, हम ये काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्रमचय गुणन सीखना होगा। ये तो टाइप हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, आप समझ जाएंगे इसको कि किसी प्रतिलोम क्रमचय का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, एफ जी का और जी एफ का इनवर्स परम्यूटेशन कहलाता है। कब? जब उन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बराबर हो। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते रहें। इसको नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहां प्रतिलोम क्रमचय में आपने क्या देखा कि दो क्रमचयों का गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। कि क्रमचयों का गुणा किस प्रकार से होता है। मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। यह सीखने के लिए आपको दो क्रमचय लेने होंगे, दोनों एक ही सेट के ऊपर डिफाइन होने चाहिए। तो जैसे मान लो f आपके पास है 1 2 3 4, इमेज कुछ इस तरह से ले लेते हैं अपन 2 3 1 4। ठीक है, और दूसरा क्रमचय हमने ले लिया g इक्वल टू 1 2 3 4, यहां ले लीजिए 1 3 4 2। दोनों डिफरेंट हमने परम्यूटेशंस अज्यूम कर लिए हैं। अब हमें सीखना है कि इन दोनों का गुणा किस प्रकार से होता है। इधर देख लीजिए कि f डॉट g करेंगे तो f की वैल्यू सामने पुट कर दो 1 2 3 4 2 3 1 4। g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, g का मान है 1 2 3 4 1 3 4 2। ठीक है, इन दोनों परम्यूटेशन को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इनकी जरूरत नहीं है तो मैं इनको हटा देता हूं एक बार। अब देखो, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेकंड परम्यूटेशन है, सेकंड नंबर पे है, उसकी जो लोअर आपके पास रो है उसको ऊपर लिख दीजिए 1 3 4 2। ठीक है, सेकंड परम्यूटेशन को एज इट इज लिख दो 1 2 3 4 1 3 4 2। ठीक है, सेकंड परम्यूटेशन एज इट इज, लेकिन सेकंड रो जो है सेकंड परम्यूटेशन की उसको हमने यहां टॉप पे लिख दिया। इमेज यहां से देखनी है कि 1 की इमेज कितनी है, देखो 2, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 4 और 2 की इमेज 3। ये और ये परम्यूटेशन सेम है, बस हमने ऑर्डर चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड परम्यूटेशन। अब देखो ये दोनों रो सेम हो गई, तो माइंड में आपको ये रखना है कि ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों के हटाने के बाद ऊपर वाली रो तो क्या है 1 2 3 4 और 2 1 4 3। इसको बोलते हैं अपन f डॉट जी। ये हो गया दो क्रमचयों का गुणा। साथ ही हम ये देख लेते हैं कि g डॉट f करने पे कितना आएगा। तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि g डॉट f करने पर कितना आ जाएगा। देखिए g कौन सा है 1 2 3 4 1 3 4 2, ये g का मान है, और f की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 2 3 1 4। ठीक है, इन दोनों परम्यूटेशन को इस बार ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेकंड परम्यूटेशन है उसकी फर्स्ट रो यहां बना दो, देखो 2 3 1 4। सेकंड परम्यूटेशन को एज इट इज 1 2 3 4 2 3 1 4। फर्स्ट परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग इनकी इमेज लिख दो इनके नीचे, तो 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 1 के नीचे 1 और 4 के नीचे 2। अब देखो ये वाली रो इस रो को कैंसिल करेगी, माइंड में रखना है। कैंसिल होने के बाद में 1 2 3 4, नीचे कितना आ गया 3 4 1 2, ये आ गया g डॉट f। आपने ये देखा कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है। देखो 1 के नीचे यहां 2 है, इसके यहां 1 के नीचे 3 है।
इसका मतलब दो रिजल्ट यहां से निकल के आएंगे। एक तो क्रमचों का गुणन जो है वो संयुक्त फलन की संक्रिया के समान होता है। जैसे दो फलनों का संयुक्त यानी कि हम कंबाइंड फॉर्म निकालते हैं, कंजुगेट निकालते हैं, उस तरह से ही, ठीक है, उस तरह से ही दो क्रमचों का गुणा होता है। ये बात मैं नोट डाउन करना चाहूंगा यहां। ये दोनों बातें आपने समझ ली, इसके नीचे लिख भी सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट, दोनों के नीचे नोट कर देना। अतः क्रमचों का गुणन अक्रम विनिमय होता है, या ये भी कह सकते हो कि क्रमचों का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है ना, ऑर्डर बदलते ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक चीज ये ध्यान रखना कि क्रमचों का जो गुणा है वो संयुक्त फलन संक्रिया के समान ही होता है। जैसे मान लो आपके पास दो फंक्शन है एफ जी, तो जैसे हम फोग और गोफ निकालते हैं ना, ये उन्हीं के तरीके से काम करता है, क्योंकि है तो दो फंक्शन ही ना, दिखते अलग से हैं लेकिन क्रमचय होता तो एक फलन ही है। वो फलन जो किसी परिमित समुच्चय से स्वयं पे परिभाषित हो, एक एक ही और आच्छादक हो, ऐसा क्रमचय कहलाता है, ऐसा फलन क्रमचय कहलाता है। ठीक है ना, तो एक रिजल्ट आ गया कि क्रमचयों का गुणा जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं कि क्रमचयों का गुणन संयुक्त फलन संक्रिया कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन के समान होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस बी एज कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन, यानी दो फलनों का संयुक्त निकालते हैं उसी तरीके से क्रमचयों का गुणन ज्ञात किया जाता है। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, और एक रिजल्ट आ गया कि क्रमचयों का गुणन अक्रम विनिमय होता है। इसको आप नोट डाउन कर दें। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कंपटीशन में। अब आते हैं हम क्रमचय ग्रुप पर, क्योंकि क्रमचय ग्रुप ज्ञात करने से पहले आपको क्रमचय का नॉलेज होना जरूरी था। उस हर चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिलहाल हमें बात करनी है क्रमचय ग्रुप की। तो यहां देखना, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। वो जो समुच्चय हम लेते हैं S, उसके अंदर अगर n अवयव हैं तो उन n अवयवों से कितने क्रमचय बन सकते हैं, n फैक्टोरियल। उन सभी n फैक्टोरियल क्रमचय को अगर हम एक समुच्चय में लें और गुणन संक्रिया ले लें, गुणन संक्रिया ले लें, तो वो हमेशा एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो लिखो किसी n अवयवों के समुच्चय से परिभाषित सभी क्रमचयों के समुच्चय, या फिर लिख दे क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है, जिसे क्रमचय ग्रुप या समित ग्रुप कहते हैं। देखो, हमने ग्रुप जब पढ़ा था तो हमने बात की थी कि ग्रुप होने से पहले आपके पास दो चीजें कंपलसरी हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो नॉन एम्प्टी सेट की जगह तो कौन आ गया, किसी n अवयवों के समुच्चय से परिभाषित होने वाले सभी क्रमचयों का समुच्चय। इसमें एक भी मिस कर दिया, ग्रुप नहीं होगा, में भी ग्रुप नहीं होगा।
लेकिन अगर सभी क्रमचय आपने लिए हैं किसी समुच्चय में और उसके ऊपर क्रमचय गुणन संक्रिया, ठीक है ना, क्रमचय गुणन संक्रिया ले ली, तो वो हमेशा एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को ही क्रमचय ग्रुप या सममित ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसे एसएन या पीएन से व्यक्त किया जाता है। क्रमचय ग्रुप को एसएन या पीएन से व्यक्त किया जाता है। उसके पीछे रीजन है, सममित को कहते हैं सिमेट्रिक, तो एसएन हो गया, और क्रमचय को कहते हैं परम्यूटेशन, तो उसको पीएन कह दिया। इसके पीछे याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एन अवयवों के समुच्चय से परिभाषित होने वाले सभी क्रमचयों का समुच्चय जो है वो गुणन संक्रिया के लिए हमेशा ग्रुप होता है और उसे हम क्रमचय ग्रुप कहते हैं। अब उस क्रमचय में अवयव कितने होंगे, वही तो उस क्रमचय ग्रुप की कोटि कहलाएगी। तो हमें पता है कि अगर आपने n अवयव लिए हैं तो फिर उसके अंदर अवयवों की संख्या n फैक्टोरियल होगी। तो लिखो, किसी क्रमचय या सममित ग्रुप Sn की कोटि मतलब उसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या। अब क्योंकि मैंने Sn लिखा, इसका मतलब S के अंदर तो अवयव हैं n, बनने वाले टोटल क्रमचय कितने हैं, n फैक्टोरियल, सभी आपको लेने पड़ेंगे, तो कोटि कितनी होगी, n फैक्टोरियल होती है। ठीक है, ये स्पेशल नोट हो गया। दूसरा, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली कि आबेली ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है दो क्रमचयों का गुणा क्रमविन्मय में नहीं है, लेकिन वो कब तक नहीं है वो बात यहां स्पेशल एक नोट में लिख दें आप कि सममित या क्रमचय ग्रुप अक्रमविन्मय में होता है, अक्रमविन्मय में होता है। कब तक होता है, देखिए अगर आप n का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर लेंगे तब ये अक्रमविन्मय में होगा। लेकिन अगर किसी क्रमचय की लंबाई 2 ही है, यानी इस तरह से मान लो 1 2, जैसे 1 2 आ गया या 1 2 2 1, तब तक इन दोनों का मल्टीप्लाई क्रमविन्मयता गुणधर्म का भी पालन करेगा। लेकिन जैसे ही आपने अवयव 3 से ज्यादा या 3 के बराबर ले लिए तो फिर वो ग्रुप अक्रमविन्मय में हो जाता है, ध्यान रखना। तो हमें पता है मैक्सिमम हम 3 से ज्यादा ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, दो क्रमचयों के लिए भी स्पेशल कंडीशन आएगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल नोट है, ध्यान रखें। द ऑर्डर ऑफ एनी परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं परम्यूटेशन कह सकते हैं और सिमेट्रिक, कितनी होती है, n फैक्टोरियल। किसी सममित या क्रमचय ग्रुप की कोटि n फैक्टोरियल होती है। साथ ही सममित और क्रमचय ग्रुप हमेशा अक्रमविन्मय में होगा जब n का मान 3 या 3 से बड़ा हो। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसी क्रमचय ग्रुप का। क्रमचय गुणन के कुछ एग्जाम्पल हम आज की क्लास में ले लेते हैं, तो जो बचा खुचा डाउट है वो आपका दूर हो जाएगा। यानी आप एक बार f को ले लीजिए 1 2 3 4 5 और इनकी इमेज मान लो, जो भी आपको समझना है अभी, तो 2 3 1 5 4, ठीक है। दूसरा क्रमचय ले लीजिए, सेम लेंथ का होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यहां मान लीजिए जैसे 2, फिर ले लीजिए 4 1 5 3, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है f.g, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, g की वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4 5 2 4 1 5 3।
अब इसको समझने के लिए देखो वही काम करना है आपको, जो सेकंड रो है सेकंड परम्यूटेशन की उसको टॉप पे लिख दीजिए, सेकंड परम्यूटेशन को एज इट इज, इन अवयवों की इमेज पहले परम्यूटेशन के आधार पे देख लीजिए। 2 के नीचे आना है 3, 4 के नीचे आना है 5, 1 के नीचे 2, 5 के नीचे 4 और 3 के नीचे 1 आना है। ये इससे कैंसिल आउट होने वाला है तो बच गया कितना 1 2 3 4 5 3 5 2 4 1, ये आ गया f डॉट जी। इस तरह से दो क्रमचयों का गुणा किया जाता है। इसके बाद हमने प्रतिलोम क्रमचय यानी कि इनवर्स परम्यूटेशन की परिभाषा तो लिख ली। अब किसी इनवर्स परम्यूटेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी देख लीजिए। क्रमचय गुणन भी हमने समझ लिया है, तो यहां क्या हम प्रूव कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले इनवर्स परम्यूटेशन फाइंड करना नहीं बताया, क्योंकि तुरंत हम चेक भी कर लेंगे कि वास्तव में वो इनवर्स परम्यूटेशन है या नहीं। उसके लिए आपको एक कोई परम्यूटेशन अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया f इक्वल टू 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से हमने ले लिया। अब देखो इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है प्रतिलोम, ठीक है, f का प्रतिलोम अगर हमें ज्ञात करना है तो बस आपको इतना सा काम करना है कि जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट बना दो, फर्स्ट रो को सेकंड बना दो, यानी 4 3 5 2 1 और यह आ जाएगा नीचे 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं? तब ये क्या हो जाएगा प्रतिलोम क्रमचय। बस अब मैनेज करके लिखना है, क्योंकि सीक्वेंस से आ जाने चाहिए ना एलिमेंट। तो ये इनवर्स निकल गया अपने पास। अब देखो 1 की इमेज कितनी है 5, 2 की इमेज कितनी है 4, 3 की इमेज है 2, 4 की इमेज है 1, 5 की इमेज है 3। ये और ये परम्यूटेशन इक्वल हैं। बस मैंने क्या किया है, एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिख दिया। बाकी ये परम्यूटेशन भी यही कर रहा है कि 4 की इमेज 1 है, ये भी कर रहा है 4 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है तो 3 की इमेज यहां भी 2 है। बस क्या हो गया, हमने इसको सीक्वेंस से लगा दिया। अब देखो आपको ये बता दिया कि ये f इनवर्स है ना, ये इस f का इनवर्स परम्यूटेशन है। तो अब क्या हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये f इनवर्स f का इनवर्स परम्यूटेशन है। तो वो कब होगा, जब f को f इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाएगा, तब हम कहेंगे ये इसका इनवर्स परम्यूटेशन है। तो हम चेक कर लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो क्या करना है उसके लिए, f भी आपके पास है, f इनवर्स भी आपके पास है, तो हमें निकालना है f इंटू f इनवर्स। तो 1 2 3 4 5 4 3 5 2 1, ये हमने f की वैल्यू पुट कर दी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं f इनवर्स को। 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी परम्यूटेशन आना चाहिए। मल्टीप्लाई आपने सीख ही लिया कैसे करना है। ये सभी एलिमेंट्स पहले रो में शिफ्ट करने हैं, ठीक है। सेकंड परम्यूटेशन को एज इट इज, इमेज यहां से देख लो, 5 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, 3 की इमेज 5। ये रो इस रो से कैंसिल आउट होगी, माइंड में हमें रखना है। क्या बच गया यहाँ पे 1 2 3 4 5, इमेज भी क्या गई 1 2 3 4 5। इधर हमने क्या किया था, f इंटू एफ इनवर्स, क्या मिल गया हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन। समझ गए? इसलिए f इनवर्स f का प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन को जनरेट करता है। देखो हर एलिमेंट की इमेज वही है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्रमचय, गुणन, प्रतिलोम, तत्सम क्रमचय ये सब सीख सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में परम्यूटेशन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसका नोटेशन ये सब डिस्कस कर लिए। क्रमचयों का गुणन, उसके अलावा क्रमचय ग्रुप और सममित ग्रुप,
जिसमें क्रमचय ग्रुप की कोटि क्या रहेगी और कब कोई क्रमचय ग्रुप अक्रमविन्य में होता है और कब वो क्रमविन्य में होता है। यहां तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। बाकी की क्लास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका मेथड डाल देंगे। तब तक आप इसको पूरा तैयार कर लें, प्रिपेयर रहें, जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास भी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ